तो चलिए आज 5 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर एक नजर डालते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे कि वेनेजुएला में जो बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और साथ ही जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कौन सा नया मुकाम हासिल किया है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, फिर भारत के स्ट्रेटेजिक आउटलुक पर बात करेंगे। इसके बाद नेशनल इकोनॉमिक पल्स, साइंस और एनवायरमेंट से जुड़ी खबरें, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी सवाल भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया भर की उन बड़ी हलचलों से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को एक नया आकार दे रही हैं। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है वेनेजुएला से। एक बड़ी मिलिट्री एक्शन में अमेरिकी सेना ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया है। अब देखिए, यह घटना सीधी सीधी किसी देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और बाहरी इंटरवेंशन के बीच की जो महीन रेखा है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हर देश अपने मामलों में सॉवरेन है, मतलब आजाद है। लेकिन इस एक्शन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवीन या R2P के सिद्धांत को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। सवाल वही पुराना है कि क्या मानवाधिकारों के नाम पर या तानाशाही को रोकने के लिए किसी दूसरे देश में दखल देना सही है। इस तरह की कार्रवाई के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल होता है, रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बाहरी ताकत जबरदस्ती किसी देश की सरकार को बदल दे। और जाहिर है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे सीधे एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स को चैलेंज करता है। तो अब इसके नतीजे क्या होंगे? देखिए, इसके कई बड़े इंप्लीकेशंस हैं। पहला तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज अब इंटरिम प्रेसिडेंट का पद संभालेंगी, लेकिन इससे भी बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबल ऑयल मार्केट पर। वेनेजुएला, जैसा कि हम जानते हैं, एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, तो इस इंस्टेबिलिटी से तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, और इसका सीधा सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं यूरोप का, जहां इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक और कदम आगे बढ़ा है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ऑफिशियली यूरोजोन का 21वां मेंबर बन गया है। ये ईस्टर्न यूरोप में यूरोपियन यूनियन के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। अब यूरोजोन में शामिल होना एक तरह से ट्रेड ऑफ है। एक तरफ तो फायदे हैं, जैसे यूरो जैसी स्टेबल करेंसी मिल गई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गए, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। बुल्गारिया को अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी, मतलब अब वो अपनी ब्याज दरें खुद तय नहीं कर पाएगा। यह फैसला अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक करेगा। अब जरा ईस्ट एशिया के टेंस्ड माहौल पर नजर डालते हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर जाने वाले थे, और ठीक उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। अब ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड डिप्लोमैटिक मूव है। इसके जरिए नॉर्थ कोरिया एक साथ कई संदेश दे रहा है। एक तरफ तो वो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के अलायंस को अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो चीन पर भी प्रेशर बना रहा है कि भाई आप इस रीजन में एक अहम मीडिएटर हैं, तो हमारे